हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं यूपी टेट का रिजल्ट आ चुका है। और जिन लोगों का यूपी टेट क्लियर हो गया है उन सभी लोगों को आरएस टीचर एकेडमी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जिनका नहीं हुआ है तो वो लोग हताश ना हो, निराश ना हो, तैयारी में लगे रहें। ठीक है। तो संभावना है कि यूपी टेट के बाद अब सुपर टेट का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा जल्द ही। तो इसलिए हमें अपनी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रोज़गार मिल जाए उससे अच्छा कुछ नहीं होता। तो इसलिए अपनी तैयारी को अभी से आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन आप जानते ही कैसा है। तो देखिए हम जितने भी हिंदी के टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम वर्णमाला जो पहला टॉपिक है उसको 100 प्रश्नों के माध्यम से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, ईरानियों द्वारा या जापानियों द्वारा। तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है ये हुई है ईरानियों के द्वारा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये ऐसे प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न कह सकते हैं इनको। ठीक है, सुपर टेट के लिए। तो सेकंड प्रश्न है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? अंग्रेजी का, फारसी का, पुर्तगाली का या चीनी का? तो हिंदी शब्द जो है वो मूलतः फारसी भाषा का है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 10 जनवरी को, 21 फरवरी को या 14 अक्टूबर को? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बात करें विश्व हिंदी दिवस की, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम सर्वप्रथम हिंदी शब्द को अपने ग्रंथ में प्रयोग करने वाले मुस्लिम इतिहासकार कौन थे? राजा अकबर, मोहम्मद गजनवी, शेरशाह सूरी या अलबरूनी? तो देखिए अलबरूनी ने अपनी एक ग्रंथ लिखा था किताबुल हिंद, जिसमें हिंदी शब्द को उन्होंने प्रयोग किया था अपने ग्रंथ के अंदर। तो उसका राइट आंसर होगा अलबरूनी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम है संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, अभट्ट या हिंदी? तो देखिए हिंदी का सही क्रम क्या होगा ये आपको बताना है। तो उसका सही क्रम राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले हिंदी से प्राकृत हुई। ठीक है, हिंदी से संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और उसके बाद अभट्ट, और अभट्ट से बनी हिंदी। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी शब्द का संबंध किस नदी से है? सिंधु नदी से, गंगा नदी से, गोदावरी नदी से या कावेरी नदी से? तो हिंदी शब्द का संबंध है सिंधु नदी से, क्योंकि जब ईरानी आए थे सिंधु नदी के किनारे, तो ईरानी जो हैं वो सा को हा पढ़ते हैं, इसलिए सिंधु को हिंदू पढ़ा और हिंदू से हिंदी बनी। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि होती है आपकी ला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि होती है आपकी वा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतस्थ और अर्ध स्वरों की संख्या है 8, 6, 4, 2। तो देखिए जो अंतस्थ स्वर होते हैं वो होते हैं 4, प्लस अर्ध स्वर होते हैं आपके 2, कुल मिलाकर 6 संख्या होती है अंतस्थ और अर्ध स्वरों की। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 6। ठीक है, अर्ध स्वर कौन से होते हैं? या और वाह। नेक्स्ट प्रश्न है, या का उच्चारण स्थान है कंठ, मूर्धन्य, तालुब्य या फिर दंत्य? देखिए या का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनागरी लिपि लिखी जाती है। देवनागरी लिपि जो हम हिंदी जो भाषा है उसको हम कैसे लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं बाईं ओर से दाईं ओर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बाईं ओर से दाईं ओर। गंधारी लिपि इसका अपोजिट होती है, इसको हम लिखते हैं दाईं ओर से बाईं ओर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 4, 6, 2 या 8? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर व्यंजन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, 2 प्रकार के स्वर होते हैं मात्रा के आधार पर। ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? उच्चारण के स्थान पर वर्णों की संख्या होती है 45, 45। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25, 27, 24 या 8? तो देखिए, स्पर्श व्यंजनों की अगर हम बात करें तो स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे 25, लेकिन उच्चारण के आधार पर अगर हम बात करें तो उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 27। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इनके अनुसार जो वर्णों की संख्या है वो होती है 46, 46। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिसमें 11 स्वर प्लस 2 अयोगवा और 33 व्यंजन, कुल मिलाकर 46 वर्ण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? गा, जा, सा या वा? तो अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें तो या, वा, रा, ला, ये 4 जो व्यंजन हैं आपके अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से? श, से, सा और हा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, हा। हा जो है, हा एक ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? खा, गा, घा या ठा? तो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं यहाँ पे जो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण होता है उसको हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, गा। क्योंकि गा जो है वो तीसरा वर्ण है, वर्ग का तीसरा वर्ण है। ठीक है, जैसे वर्ग होते हैं ना, चा वर्ग, का वर्ग, टा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, इस तरीके से। तो गा जो है वो तीसरा व्यंजन है वर्ग का। अगला प्रश्न है, उदासीन स्वर है आ, ई, ए या ए? तो देखिए, उदासीन स्वर होता है आ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पूरी संभावना है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग? तो देखिए, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसको हम बोलते हैं स्वर। स्वर जो है, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है और उस व्यंजन के उच्चारण में स्वरों का प्रयोग होता है, क्योंकि हर एक व्यंजन में स्वर छिपा होता है। अगला प्रश्न है, या का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दंत्य, मूर्धा या तालु? तो या का उच्चारण स्थान है तालु। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, 10, 9 या 25? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है आपका मूल स्वर, जिसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 होते हैं मूल स्वर। और इसके बाद जितने भी स्वर आपके बचे उसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। तो इसलिए उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो देखिए, ये सब क्या है? ये स्वरों के प्रकार हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये सब क्या है? स्वर है। अगला प्रश्न है, 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं?
जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? देखिए, अनुस्वार विसर्ग का कार्य करता है, चंद्र बिंदुओं का कार्य करता है, पंचम वर्ण का कार्य करता है, या फिर स्वर का कार्य करता है। तो अनुस्वार काम करता है पंचम वर्ण का, जिसको हम अनुनासिक भी कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं, अनुनासिक वर्ग या अनुनासिक वर्ण। पंचम जो प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है उसको हम अनुनासिक अक्षर कहते हैं या अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो ये काम करता है आपका पंचम वर्ण का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? तो देखिए, ओ, ए और ऐ ये तीनों ही संयुक्त स्वर होते हैं, जबकि ऊ जो बड़ा ऊ है ये संयुक्त स्वर नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक स्वर नहीं है? प्राकृतिक स्वर की अगर हम बात करें तो छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये तीन जो स्वर हैं इनको हम प्राकृतिक स्वर कहते हैं। ठीक है, तो जो बड़ा आ है वो प्राकृतिक स्वर नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो इसको हम कवर कर चुके हैं, प्रश्नों में रिपीट प्रश्न हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और लास्ट प्रश्न भी आपका जो 32 नंबर प्रश्न है, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसका राइट आंसर भी आप कमेंट के माध्यम से हमारे साथ शेयर करेंगे। और ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट के माध्यम से हमारे साथ जो भी सुझाव अपने हैं वो दे सकते हैं। हम लगभग सभी टॉपिक्स को प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे, ठीक है, और अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर करेंगे, ताकि जिससे आपको आपकी जो तैयारी है उसको चेक करने का भी अवसर एक मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो से इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।